नमस्कार, मैं हूं आयुषी रावत। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। अब वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव से पहले सरकार ने खेला युवाओं पर दाव। सरकार ने राज्य के युवाओं को दी बड़ी सौगात। युवा आयोग का किया सरकार ने गठन। पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। अशोक सावता हत्याकांड का मास्टरमाइंड, 4 लाख रुपए की दी थी सुपारी। महाराष्ट्र के अकोला में खराब होती कानून व्यवस्था पर विधायक ने जताई चिंता। कहा, जून के महीने में 6 हत्याएं काफी चिंताजनक। समय रहते सख्त से सख्त कदम उठाने की विधायक ने की मांग। गुजरात के उकाई में स्कूलों के छात्राओं ने दिया जन जागरूकता संदेश। छात्राओं ने धरती आबा का बनाया मानव चित्र। समाज को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार सरकार युवाओं को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। ऐसे में बिहार मंत्रिमंडल की तरफ से युवा आयोग का गठन किया गया, जिसको लेकर जमकर राजनीति चल रही है। ऐसे में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जहन में युवाओं के लिए बहुत कुछ करने की लालसा जाग रही थी। आज उसी को अंजाम देते हुए बिहार मंत्रिमंडल ने युवा आयोग का गठन किया। बिहार में लगातार युवाओं को लुभाने के लिए नौकरियों की झड़ी लगा दी है। ऐसा कोई भी हफ्ता नहीं है जब बिहार के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के अभियान के तहत नियुक्त पत्र नहीं दिया गया है। अरुण भारती हैं, चिराग पासवान की पार्टी से अरुण भारती हैं, उन्होंने सवाल उठाया, कह रहे हैं कि बिहार लहूलुहान हो रहा है। तो उसी पर न कार्रवाई हो रही है, अपराधी भी लहूलुहान हो रहे हैं। सही बात है कि आज बिहार सरकार ने बिहार के युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। बहुत दिन से विचार चल रहा था और मुख्यमंत्री जी की विशेष इच्छा थी कि बिहार के युवाओं के लिए हम लोग कुछ अलग से सभी स्थिति की समीक्षा करके एक अलग से भी कुछ हम कार्यक्रम चलाएं। वैसे तो आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले दिनों एक तरह से बिहार के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार ये देने का एक अभियान सा चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन उन्होंने खुद भी बताया है और हमको भी बताते हुए पार्टी के तरफ से भी और सरकार की तरफ से खुशी हो रही है कि वो 10 लाख का लक्ष्य अभी ही पूरा हो चुका है। लगभग 10 लाख लोगों को यानी युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है। और आप लगातार देख रहे हैं, पिछले दिनों हम नहीं समझते हैं कि कोई हफ्ता बीतता है जिसमें 1-2 कार्यक्रम नियुक्ति पत्र वितरण का नहीं हो। चाहे शिक्षकों का होता है, एएनएम का होता है, पुलिस कर्मी का होता है, सभी विभाग में अलग अलग नियुक्तियों का अभियान चल रहा है। और ये इतनी मुस्तैदी से और ईमानदारी से बिहार के युवाओं के लिए अभियान चलाया गया कि समझिए जो लक्ष्य हम लोगों ने पूरे कार्यकाल के लिए रखा था वो अभी पूरा हो गया है। इसलिए अब हम लोगों ने अपना लक्ष्य ही, टारगेट ही रिवाइज कर दिया है। और जो अभी तक का प्रोजेक्शन है, यानी उम्मीद है कि अभी इस कार्यकाल के समाप्त होते होते कम से कम 12 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरियां देंगे। और उसी तरीके से जो 10 लाख रोजगार की बात हो रही थी, वो 10 लाख रोजगार से काफ़ी अधिक 20 लाख से भी अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। और उसको भी एक तरह से लक्ष्य को पुनरीक्षित करके
वो अब इस कार्यकाल तक में 38 लाख कर दिया गया है। तो ये समझ लीजिए कि बिहार के युवाओं के लिए 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार, ये इस कार्यकाल के समाप्त होने से पहले सरकार दे रही है। कहने का गरज ये है कि युवाओं को रोजगार देना और युवाओं के कल्याण के लिए योजनाएं चलाना, ये तो सरकार की प्राथमिकता रही ही है, लेकिन इसके अलावा भी युवाओं की और क्या समस्याएं हैं, उनका कैसे निदान हो सकता है, उनकी स्थिति में सुधार कैसे हो सकता है, जिससे कि वो भविष्य में एक अच्छी जिंदगी जी सकें। इसके लिए आज मंत्रिपरिषद ने एक बिहार युवा आयोग गठित करने का फैसला लिया है और आप सबने देखा होगा कि उसमें एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे, 7 सदस्य होंगे और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि यह आयोग युवाओं की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करेगा और युवाओं के हित में और क्या किए जा सकते हैं और कौन सी योजना बनाई जा सकती है या कौन सा काम किया जा सकता है, इसके बारे में वो आयोग सुझाव देगा जिस पर सरकार अमल करेगी। सर आज नहीं, ये तो पुलिस की मुस्तैदी और बिहार सरकार की सख्ती का नतीजा है। बिहार से आपने देखा था कि जब से खेमका जी की हत्या हुई थी, मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लेकर और उसी दिन अगले सुबह जिस दिन रात में हत्या हुई थी, डीजीपी और अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों को बुला के सख्त निर्देश दिया था कि इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी आदमी पकड़ा जाना चाहिए और जो भी इस षड्यंत्र के भी पीछे हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और यह अच्छी बात है, पुलिस की अच्छी सफलता है कि जो शूटर था, जिसने गोली चलाई थी, वह भी पकड़ा गया है। जिसने उसको आर्म सप्लाई किया था वो तो कुछ पुलिस के पकड़ से भागने या पुलिस पर जब गोली चलाई तो स्वाभाविक रूप से सरकार की तरफ से पूरी छूट है कि अगर कोई अपराधी पुलिस को पर ही गोली चलाता है या कहीं इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो पुलिस को तो आखिर रिवॉल्वर या बंदूक दी क्यों जाती है? ये तो उसी लिए दिया जाता है कि ये स्वाभाविक है कि उसने ऐसा किया और उसका इनकाउंटर हुआ। ये सरकार के सख्ती और सरकार के मजबूत संकल्प का द्योतक। नहीं, पुलिस को तो अपराधियों से निपटने की पूरी छूट सरकार ने दे ही रखी है और इसमें कोई केस टू केस दिया जाता है, सो बात नहीं है। सरकार सख्त है, पुलिस को ज़रूरत पड़ती है तो वो मौके के हिसाब से कार्रवाई करती है। सरकार की तरफ से पूरी छूट। बिहार के पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार जमीन विवाद और क्लब से जुड़ी रंजिश को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आशंका जताई है कि अशोक साव नाम का व्यापारी ने खेमका की हत्या करवाई थी। पटना पुलिस ने एसआईटी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल, स्कूटी और 3 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। जो वहाँ पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहाँ तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहाँ तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इसमें उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में
जो घटनाएं हुई है ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र अडाना जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में जो बारीकी से अनुसंधान की जो बारीकी जो प्रक्रिया है उसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको ब्रीफ करेंगे। जब अनुसंधान शुरू किया गया तो जहाँ पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहाँ पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जो भागा था उस घर तक पहुँचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोग को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टैंपरिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर में जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी इसमें। ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए ये। उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास उर्फ राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साहू जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साहू के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पे ये उतार देते थे। इसी की रेखी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पे पहुंचा। वहाँ जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और इनका इंतजार करने लगा। उसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ये देखा हुआ था, नंबर भी से पता था। जैसी गाड़ी आई ये इसमें फायर किया और चला गया। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोग के द्वारा ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साहब मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बची हुई 3.5 लाख रुपये इनके द्वारा दी गई। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही खरीदी गई थी ताकि अशोक साहू का नाम नहीं आ सके। और जब ये पैसे दिए गए तो मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया लेकिन सिम वापस नहीं किया था इसमें। जब इसमें अशोक साहू के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में ज़मीन के कागजात मिले। साथ में एक 9mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियाँ मिली हैं उसमें। और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका अनुशीलन किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया है, इस बताया गया कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। ज़मीन के कारोबार में भी बताया जा रहा है लेकिन अभी अंदर इन्वेस्टिगेशन है। महाराष्ट्र के अकोला में कानून व्यवस्था की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इसी को लेकर विधायक साजिद खान पठान ने कहा कि जून महीना अकोला जिले के लिए खून से सना रहा था। केवल 1 महीने में 6 हत्याएं और लगभग 20 घरफोड़ियों की घटनाएं हुई हैं। ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि खुलेआम गांजा, चरस, गोगो और अवैध शराब की बिक्री हो रही है।
अब यह व्यापार सिर्फ पान की दुकानों तक नहीं सीमित रहा, बल्कि राशन की दुकानों तक भी पहुंच गया है। विधानसभा में उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अब अपराधियों को कोई डर नहीं है। जनता का पुलिस पर से विश्वास उठा जा रहा है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालत बेकाबू हो सकते हैं। आखिर में उन्होंने तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग करी है। आपके माध्यम से सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे मतदार संघ में अकोला पश्चिम के अंदर बढ़ती अवैध धंधे, पुलिस की अनियमितता, रात दिन मर्डर, पिछले जून महीने में अध्यक्ष महोदय वहाँ 6 मर्डर हो गए और तो कम से कम 20 घर फोड़ी के रिपोर्ट है वहाँ पर। प्रशासन क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अवैध धंधों को तो यह हाल है कि गली गलियों के अंदर एक ठहरना प्लाट इलाका है, उसके बाद में रामदासपेट एरिया है, सिविल लाइन का है, ये सब इलाकों के अंदर साहब अवैध धंधे शुरू है, वर्ली के धंधे शुरू है। पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात समझ में क्यों नहीं आती। और हद तो ये होगी अध्यक्ष महोदय, हद तो ये हो गई कि अब पान पट्टियों के ऊपर और राशन की दुकानों के ऊपर गांजा ड्रग्स मिल रहा है। तो अध्यक्ष महोदय एक नस्ल पूरी बर्बाद हो रही है। हमारे लिए बहुत गंभीरता की बात है कि हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज ना पूछा तो कल पूछेगा, वक्त सबका मिजाज पूछेगा। आपने नस्ल लोगों को दिया है, क्या ये बदलता हुआ समाज पूछेगा। हम समाज की रचना करने के लिए हाउस में बैठे हैं और समाज के अंदर इतना बिगाड़ है, ये बात करने के लिए मुझे 11 बजे से लेकर रात के 10 या 8:30 बज गए। ये इतना जोनल विषय है। मुझसे पहले भी जो लोगों ने कहा कि ड्रग्स बढ़ गया, आप ड्रग्स पीने वालों को तो पकड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय कंक्लूड कीजिए और लोग बोल रहे हैं। मैं मुद्दा ही तो रख रहा हूँ आपको यही तो एक ही तो मुद्दा है मेरा कि मेरे शहर के अंदर दिन दहाड़े गांजा बिक रहा, दारू बिक रही, वहाँ पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस डिपार्टमेंट सोया हुआ है क्या अध्यक्ष महोदय? और रात दिन वहाँ पे गांजा बिक रहा है, ड्रग्स बिक रही है, वो गो करके सिगरेट बिक रही है स्कूलों के बाहर, कॉलेज के बाहर। या बार यह प्रश्न उठने के बाद में हम सख्ती क्यों नहीं करते? वहाँ के एसपी क्या कर रहे हैं, वहाँ के थाना इंचार्ज क्या कर रहे हैं? अरे गरीब बच्चे हैं अध्यक्ष महोदय, और आप पे मेरे पे जवाबदारी है। हम लोगों ने सब कानून लगाकर उनको सब खत्म करना चाहिए। मैं मेरे शहर के अंदर, मैं मेरे लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे क्या सुविधा दो। मुझे इस बात की नाराजगी भी नहीं है कि आपने मुझे इतना आखिरी पे बोलने दिया, ये आपका धन्यवाद। लेकिन अध्यक्ष महोदय मेरी आपसे विनती है, मेरा दूसरा प्रश्न है कि अकोला के अंदर पुलिस में जो रिक्त पदे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के बाद में ज्यादा लोग नहीं है, जो रिक्त पदे वहां भरनी चाहिए। जिले के अंदर पिछले 10 या 12 सालों से अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 या 12 सालों से आयुक्त की डिमांड घोषित है वहाँ पर, अभी तक उस पर विचाराधीन पड़े। आयुक्त खुलना चाहिए, वहाँ पुलिस की भर्ती होनी चाहिए और वहाँ पे कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिए। और रामदासपेट और सिटी कोतवाली एक ऐसे थाने हैं जहाँ पानी गलता है, तो उसकी दुरुस्ती के लिए मैं सिर्फ पुलिस पे आरोप नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ। लेकिन सबको अपनी अपनी जवाबदारी उठानी होगी। मेरी जवाबदारी थी कि मैंने आपके सामने रखा, अब आ गया उसको कहाँ तक लेके जाते ये आपके हाथ में है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से एक बार आपको आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे देर से ही सही लेकिन बोलने का मौका तो दिया। और मैं आपसे एक विनती करता हूँ अध्यक्ष महोदय कि हम भी सुनकर आए हुए हैं, लोग सही तरीके से सुनकर आए हैं, कि पीछे के अगले के दरवाजे से नहीं आए। जितना टाइम आप हमारे बड़ों को देते उतना टाइम हमको भी दो। ये हम सब नए लोग सुनकर आए, एक आशा लेकर हम बात करने चाहते हैं। अब बड़े लोगों को अब ये आपके जो नीचे के जो ऑफिसर बैठे ये बताते हैं कि तुम्हारे लोगों ने ज्यादा टाइम ले लिया। मेरी गलती है, अध्यक्ष ने बोलने दिया इसलिए उन्होंने टाइम लिया। जैसे आप मुझे नहीं बोलने दे रहे, उनको ही मत बोलने दो। ये नीचे के अधिकारियों ने मेरा 3 से 4 बार नाम बदला, पता नहीं किसके इशारों में नाम आगे मेरा पीछा कर रहे हैं। ये हाउस किसके इशारों पे चल रहा मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं बोलने जाऊं तो मेरा नाम आगे पीछे कर रहे, ये गलत बात है अध्यक्ष महोदय, इस बात का भी खुलासा होना चाहिए। और आप ही तो हमारे अध्यक्ष है, अब आपको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? हमारे जो पीड़ाम किसको बताएंगे? हम घरों से निकल कर 500 किलोमीटर दूर आके हाउस में आके बात रखना चाहते हैं, वो सुनने को तैयार। ये बोलते हैं कि हम नए लोग हैं, आपके बड़ों ने टाइम ले लिया तो हमारे बड़ों को कम टाइम दो, पहले हमको समय दीजिए। ठीक है, आपने बोलने का मौका दिया, फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं फिर से एक बार आपको कहता हूं कि कानून व्यवस्था अकोला पश्चिम में बिगड़ गई है, उसके लिए अध्यक्ष महोदय आप पर्सनली को अपने लेवल पर करिए। कर्नाटक के हुबली जुड़वा शहरों में जगह जगह पार्किंग पर अंकुश लगाने और राजस्व जुटाने के लिए नगर निगम ने पार्किंग शुल्क वसूली के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं, जिसमें से 4 से 5 करोड़ राजस्व मिलने की उम्मीद है। 2.97 करोड़ की निविदा के लिए कुल 8 पैकेज आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए घनी आबादी वाले और यातायात भीड़ वाले क्षेत्रों की पहचान कर दी गई है और 4 पहिया वाहनों के लिए शुल्क 10 से 20 रुपये और दुपहिया वाहनों के लिए 5 से 10 रुपये है।
समय के आधार पर शुल्क तय किया गया है। हुबली धारवाड़ महानगर निगम आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि जहां जहां वाहन पार्क करने से जनता और वाहनों के आगमन में असुविधा हो रही है, साथ ही भीड़भाड़ से बचने के लिए पेड पार्किंग लागू की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निवासी निजामुद्दीन ने कहा कि पहले सड़क को ठीक किया जाना चाहिए, उसके बाद पार्किंग शुल्क वसूल किया जाना चाहिए। ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅರ್ಧ ತಾಸು ನಿಂತ್ರೂ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ತಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಂತ್ರೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೊದಲೇ ನಾವು ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಿಡಗಳು ಟೊಂಗಿ ಮುರಿಯಾಕತ್ತಾವ, ಗಾಳಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವ್ರು ಏನು ಇದನ್ನ ತೊಗೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತೆಗ್ಗು ಚರಂಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಯಾವ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಂದು ಕಪಾಲ ಕೊಡ್ದು ರೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕೊಳತ್ತಾರೆ. ಏನು ನ್ಯಾಯ ಸರ್ ಇದು? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೊದಲು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ. ಪಾಪ ಹುಡುಗರ ಜೋಡಿ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನಾಕೈತೆ, ಒತ್ತಡ ಆಕೈತೆ ಮ್ಯಾಗಿಂದ, ಏನು ರೊಕ್ಕ ವಸೂಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಗರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇವ್ರು ಕೂಡ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಇರ್ತಾವ, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ರೊಕ್ಕನೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಸರ್ ಇದು? ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈಗಾದರೂ ಮಕ್ಕೊಂಡವ್ರು ಎದ್ದೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಬರೀ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತು ನೀವು ಮೈಗಾಲರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಿಕರ್ ರೋಡ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ಒಣಗ್ಯಾವ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಬಿದ್ದಾವ, ಏನೇನು ಎಷ್ಟು ಮರಣ ಆಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಬ್ಳಿ ತುಂಬ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಒಣ ಟೊಂಗಿ ಯಾವ ಅದಾವ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರಿಯೋದನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈಗಾದರೂ ಎದ್ದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸರ್? ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗುವ ಗೊತ್ತನಾಗವಲ್ದು, ಬೋರ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸರ್ ಇದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ್ರು ಈಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಪ್ಪಿಕರ್ ರೋಡು, ಲೆಮೆಂಟನ್ ರೋಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಇದಾವ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳು, ಒಣ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲದಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಂಗಿ ಮುರಿರಿ. ಈಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಮಾಡಿರಿ. ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೂತು ಮಾತಾಡೋದಾತು ನೀವು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ಹುಬ್ಳಿ. ಸರ್ ಇದು ಪೇಪರ್ ರೀ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೂ ಚಲೋ ಐತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಲೋ ಐತಿ ಸರ್. ಆದರೆ ಏನು ಸರ, ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಒಂದು ಚಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಸರ ಇಲ್ಲಿ ತಾಸಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಇವ್ರು ಪೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ರೊಕ್ಕ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಿ, ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಳಿ ಕಮಿಷ್ನರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷ್ನರ್ ಆತ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮಿಷ್ನರ್ ಆತ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಇದು ರೊಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿರಿ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನಿದ್ದಿದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ ಸರ್. ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಸರ್. ಏನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಪೇಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪೇಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಮಫಲಕಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಮಫಲಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹಚ್ತೀವಿ, ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರನ್ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೇನು ಗಾಡಿ ತೆಗೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಬಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆನಂತರ ತಾಸಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಾಕಂತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡಲೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ದರನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರೋದು ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಖರೀದಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು GST ರೂಪದಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ತೈತದೆ. ಸಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇವರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಇವು ಶುಲ್ಕನ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 8 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ವೀಲರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, 2 ವೀಲರ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ 7 to 9, 10 to 11 ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. 10 ರಿಂದ 20 ರೂಪಾಯಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ 4 ವೀಲರ್ಗೆ. ಅದೇ ಥರ 2 ವೀಲರ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಪ್ಪಿಕರ್ ರೋಡು, ದಾಜಿಬಾನ್ ಪೇಟು
ಮತ್ತು ಪೆಂಡಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು 31 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದುರ್ಗದ ಬೇಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದುರ್ಗದ ಬೇಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗಿದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರ್ ಅವರ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಂಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಟೆಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ತೊಗೋಬೋದಾ ಯಾರು ಈಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗದ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಸೊ 2 ಬದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿರೋ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇವ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಾವು ವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ 50 ಲಕ್ಷ, 49 ಲಕ್ಷ. ಅದು 8 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ 2 ಸೇರಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಇದು ಆಗಿರೋದು ಬರೀ 2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಇನ್ನೂ 6 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂಡರ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಓವರಾಲ್ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಟೆಂಡರ್. ಸೊ 8 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ 31 ಸ್ಥಳಗಳಿದೆ. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡು. गुजरात के उकाई गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने धरती आबा का मानव चित्र बनाकर जन जागरूकता का संदेश दिया। जहां तापी जिले में सरकार के मार्गदर्शन में चल रही धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बालिका विद्यालय उकाई की छात्राओं ने एक अनूठा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। विद्यालय की छात्राओं ने तापी धरती आबा और GLRS उकाई अक्षरों की मानव आकृति बनाकर अभियान को समर्पित संदेश दिया। छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता को अभियान के साथ जोड़कर समाज को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की। देश में कोई गरीब हो या अमीर, सबकी सुरक्षा करने का काम पुलिस का है। लेकिन ज़रा सोचिए, कोई गरीब व्यक्ति पुलिस के पास मदद के लिए आया हो और उस व्यक्ति को मदद ना मिली हो, तो क्या सच में पुलिस अपना काम कर रही है? दरअसल राजस्थान के बिलवाड़ा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां आमजन और गरीब लोग थाने में आए तो पुलिस ने अब तक उनकी कोई मदद नहीं की है। आपको बता दें कि एक पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की गई। जब उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई तो पुलिस ने अभी तक इस मामले को कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते पीड़ित अपने परिवार के साथ न्याय की मांग को लेकर कछोला थाने के बाहर बैठा हुआ है और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। जिसके बाद अब पीड़ित परिवार ने फैसला लिया है कि पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर कछोला थाना प्रभारी श्रद्धा पचौरी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। हमारे साथ मारपीट हुई, उसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं। सर, इसमें मुकदमा दर्ज है, 5 तारीख को मुकदमा दर्ज हो गया था और राजेंद्र जी साहब कार्रवाई कर रहे हैं। तो पीड़ित का आरोप है कि जो भी अपराधी है वो घर पर धमकी दे रहे हैं और अब तक 4 दिन में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ये आरोप लगा रहे हैं। राजेंद्र जी साहब हो सकता है वो एक बिल बह गया खाकुंदा नदी में, उसमें लग रहे हैं, जो जाना नहीं होगा लाके बंद कर देंगे, उनको कार्रवाई करेंगे। मारा नाम सुमित्रा झंझोड़ रेबाड़ी मन मार रहा जो भाग रहा है, ये जो यहाँ कई मार बला गया ना, मन भी मारी फिर ली तो और पची अन्न मार बला गया, पत्थर ये फाँक बला गया, पची ये सिकरी जो हगड़ा चारी है गया, जो मान दो ही जना ने मार बला गया, लकड़ियाँ गिर बाटार सब फाँक बला गया। रोज परेशान हो रहा, बाणु भी यही गत रो न नींद आवे न छोटा पर रो आई की रात। तो पुलिस वाला कार्रवाई करिया न करिया की न कर रहा हो, पुलिस वाला नेम 4-5 दिन हो गया की कह रहा कि कार्रवाई न करे नहीं। अब हमारे पाचा माने बुलाओ वरना तो की कही नहीं। नाम चित्र रेगे है, गांव जिंजवाला रेगा वालों खाचोड़ो थाना वाला मार गुना ही न करिया। मैं 5 दिन चो गिड़गड़ा रही हो, हमारी पत्नी ने मारी, मैंने मारी हो, हमारे 12 टाका आ गया सर पे चोट लगी। अब मैं परेशान हो गया, रात भर मोर तो खरीद रहे हो, मैंने परेशान रहे हो, मैं पाए हो गया अट्टा पर मैंने बुलाओ, मुकदमा वाला ने बुलाओ, जो मुझे मैं उन न बुलाओ, मैंने बुलाओ ठीक है। वो कहेगा मैं नहीं जाता, मैंने बुलाओगे तू आओ, वो पैसा कर दो कुछ भी कर दो, आपने मतलब को मगर मन का परेशान करे हो बार बार। और ये मैंने पैर
3 बार आ गया मैं, 5 दिन में मेरा हमारा होया। मैंने झांसी निकली मारी, हमारे निकली बिल्कुल। इसी के साथ बने रहिए, देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।